हेलो बच्चों, आशा है आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। हमने 11th क्लास के चैप्टर्स जब स्टार्ट किए थे, हमारा पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन। और मैंने आप लोगों को सभी को बताया था कि अब जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है, इसमें आपकी एनसीईआरटी की बुक के पुराने जो पब्लिशर के प्रकाशित बुक है, उसमें से चैप्टर नंबर 1, 2 और 9, इन तीनों चैप्टर को मर्ज करके यह एक चैप्टर आपका बनाया गया है, जिसका कंटेंट क्या है? द फिलोसफी एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यानी संवैधानिक संशोधन। तो हम अपने पहले के वीडियोस में फिलॉसफी एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान निर्माण का दर्शन और उसका निर्माण प्रक्रिया है, वो सब हम देख चुके हैं। हमने फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ का भी अध्ययन कर लिया है अपने एक वीडियो में। आज के हम अपने इस वीडियो में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन करेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि राज्य को निर्देश दिए गए हैं संविधान निर्माताओं के द्वारा कि वो किस प्रकार की नीतियों का पालन करेंगे। तो देखिए इनका परिचय। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। भारत के संविधान में यह विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इन्हें समाजवाद, गांधीवाद और उदारवाद से प्रेरित आदर्शों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अंगीकार किया गया था। तो बच्चों, इसके अंदर आपके दो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं इस स्लाइड में। पहला कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51, ये याद रख लेना है आपको। दूसरा, ये नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है या किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वो है आयरलैंड के संविधान से। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उम्मीद है आप याद रखेंगे। आगे देखिए निर्देशक तत्वों की विशेषताएं। अब इनकी विशेषताएं क्या है? यह निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि ये अपनी प्रकृति में न्यायोचित नहीं है, फिर भी ये किसी भी विधि की संवैधानिकता के निर्धारण में मददगार है। न्यायोचित नहीं है, ये आगे हम और डिटेल से इस बात को समझेंगे। यानी हमारा राजनीतिक लोकतंत्र तो संविधान से स्थापित हो गया। आपने इस चीज को समझा हुआ है कि हमारे यहाँ पर राजनीतिक रूप से कोई भी वंशागत अनुधार पर कोई भी पद नहीं है। हमारे यहाँ सब निर्वाचित होते हैं, हमारे प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि जो हैं वो शासन चलाते हैं। परंतु हमारा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र कैसे स्थापित होगा, उसके उपाय इन नीति निर्देशक तत्वों में बताए गए हैं। निदेशक तत्व राज्य के शासन में मूलभूत है, अर्थात कानून बनाते समय राज्य द्वारा इन्हें लागू करने की अपेक्षा की जाती है। यानी जब हमारी सरकारें, हमारी गवर्नमेंट, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जब वो कानून बनाएगी तो वो इन निदेशक तत्वों को ध्यान में रखेगी और उनके कानून जो है वो इन नीति निर्देशक तत्वों के अकॉर्डिंग होने चाहिए और इनके लक्ष्यों को पूरा करने वाले होने चाहिए। ये संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे आदर्शों को स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो जो प्रस्तावना में जो बातें कही गई थी हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा, उनको लागू करवाने के लिए उन्होंने इन नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया। फिर देखिए नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य, यानी नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है। और ये जो जो स्लाइड्स आ रही है बच्चों, ये क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। तो ये पहले भी इसकी लाइन आ चुकी है, फिर से यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट किया है और अलग से इसकी स्लाइड बनाई है। उसका कारण यही है क्योंकि ये अलग से प्रश्न बनता है। निदेशक तत्वों के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को चरितार्थ किया गया है। इसका उद्देश्य
भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। निदेशक सिद्धांतों के माध्यम से हमारे संविधान के द्वारा व्यक्तिवाद और समाजवाद के बीच संतुलन लाने की कोशिश की गई है। ठीक है, फिर आता है नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति। ये भी एक पॉइंट आता है कि ये नीति निर्देशक तत्व आखिर है कैसे। जैसे आपने इसमें पहले वाले वीडियो में मौलिक अधिकार पढ़े थे, तो मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकारों को की प्रकृति क्या है? वैधानिक है। वैधानिक का मतलब अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय में न्यायालय के पास जा सकते हैं। परंतु नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है? ये वैधानिक नहीं है। आर्टिकल नंबर 37 के अनुसार ये तत्व किसी न्यायालय में लागू नहीं करवाए जा सकते। यह तत्व वैधानिक न होकर राजनीतिक स्वरूप रखते हैं तथा मात्र नैतिक अधिकार रखते हैं। वे न तो कोई वैधानिक बाध्यता ही राज्य पे लागू करते हैं और न ही जनता हेतु अधिकार और कर्तव्य हैं। वे मात्र राज्य के लिए ऐसे सामान्य निर्देश हैं कि राज्य कुछ ऐसे कार्य करे जो राज्य की जनता के लिए लाभदायक हो। इन निर्देशों का पालन कार्यपालिका की नीति तथा विधायिका की विधियों से हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कार्यपालिका कानून बना सकती है इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए और फिर उन कानूनों को वैधानिक बना सकती है, परंतु नीति निर्देशक तत्व स्वयं में कोई वैधानिक बाध्यता नहीं रखते हैं। फिर देखिए यहाँ पर ये जो स्लाइड्स हैं ये बता रही है कि कौन से आर्टिकल में क्या बताया गया है। तो भारतीय संविधान में जो वर्णन किया गया है 36 जो है उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है तो पहले बताया कि राज्य क्या होगा। फिर 37 में इस भाग में अंतर्निष्ठ तत्वों को लागू होना यानी इसकी कितनी बाध्यता है ये बताया गया है। 38 में बताया गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 में बताया गया है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व क्या होंगे। 39 कै ये बाद में जोड़ा गया बेटा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। ये इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है जहां पर कोई भी व्यक्ति जो है उसको कानूनी सहायता फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जाएगी राज्य सरकारों के द्वारा। अगला निदेशक तत्व क्या कहता है? 40 ग्राम पंचायतों का गठन और इसे लागू कर दिया गया है। ये जो है अमेंडमेंट 1992 के अंदर जो संविधान के अंदर संशोधन करके 73 और 74 संशोधन है। आप इस बुक का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम 73 और 74 संवैधानिक संशोधनों को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और उनके माध्यम से ये जो नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने चाहा था कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। गांधीवादी विचारधारा थी ये और इसको वो लागू कराना चाहते थे कि हर गांव अपने आप में स्वावलंबी हो और लोकतंत्र जो है वो गांवों से शुरू होना चाहिए। तो उस समय ये कराना मुमकिन नहीं था। जब हमारा भारत का निर्माण हुआ था उस समय एक जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन होके चुका था, बहुत ही ज्यादा विघटनकारी प्रवृत्तियां विघटनकारी तत्व जो है वो समाज में सक्रिय थे, शिक्षा नहीं थी, तो उस समय ये व्यवस्था करना संभव नहीं था। तो इन्हें नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया और सरकारों से उम्मीद की कि आने वाले समय में वो ग्राम पंचायतों का स्वप्न साकार करेंगे और ये जो चीज है ये लागू कर दी गई। कई बार आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि कौन से नीति निर्देशक तत्व को आज तक लागू किया गया है, तो मैं यहाँ साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। जैसे आर्टिकल नंबर 14 उसे लागू कर दिया गया है। फिर 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ये भी कुछ हद तक कुछ चीजें इस के बेस के ऊपर बनाई गई है। 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। ये भी छोटे छोटे कानून बनते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा मैटरनिटी लीव मिलती है तो पहले नहीं मिला करती थी सरकारी नौकरियों में, उसके बाद 3 महीने की मिलने लगी, उसके बाद 6 महीने की व्यवस्था की गई। तो ये सब नीति निर्देशक तत्वों के कारण संभव हुआ है। 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि यानी एक समान न्यूनतम मजदूरी कि जो देश है वो डिसाइड करेगा कि न्यूनतम मजदूरी क्या होनी चाहिए जिससे कि किसी भी मजदूर का शोषण ना हो। वो उपबंध कहाँ से आया? वो यहाँ से निकला है।
43 क में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, यानी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में शेयर होल्डर्स बनाया जाए। फिर 44, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा और ये अभी तक लागू नहीं हुआ है और बहुत विवादित है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, ये अभी तक बनाई नहीं गई है। फिर 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, ये आप जानते ही हैं कि इसे हमारे मौलिक अधिकारों में ऐड कर दिया गया है और 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। 46 है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। तो इनके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं सरकार चलाती है, वो इसी नीति निर्देशक तत्व के तहत होती है। 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अब देखिए जो मिड डे मील व्यवस्था है ना, वो यहाँ से निकल कर आई है 47 से। हमारे देश के लोगों का पोषाहार जो है, जो उसको उच्च वर्ग का बनाने के लिए। 48 कृषि और पशुपालन का संगठन करना। 48 का पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, इसके लिए बहुत सारे कानून इस क्षेत्र से बने हुए हैं। 49 में राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण देना। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करना। 51, ये एक इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आता है कि कौन सा नीति निर्देशक तत्व अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। तो ये हमारी विदेश नीति का तत्व बनता है जब हम किसी भी तरीके के आक्रमण किसी राष्ट्र पर नहीं करते हैं, हम अपनी परमाणु शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए करते हैं, शांतिपूर्ण जो ऊर्जा आदि के निर्माण के लिए करते हैं, तो वो हमारा इसी उपबंध से निकल कर आती है हमारी विदेश नीति। ठीक है, तो ये थे आर्टिकल वाइज मैंने आपको बताया कि हर आर्टिकल जो है वो किस प्रकार की व्यवस्था का उल्लेख यहाँ पर कर रहा है। फिर देखिए आगे, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। ये कई बार ये प्रश्न अलग से ही पूछ लिया जाता है, तो इनको समझना बहुत जरूरी है कि मौलिक अधिकार, पहला अंतर क्या है कि मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, यानी कि अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं सरकार के खिलाफ। उनके अतिक्रमण पर नागरिक न्यायालय के पास प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है, अतः नागरिक न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। फिर दूसरा जो अंतर है वो क्या है, मौलिक अधिकार स्थगित या निलंबित किए जा सकते हैं। कब? आपने पढ़ा है जब आपातकाल लागू होता है तो उन्हें स्थगित या निलंबित किया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को नहीं। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर क्या है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों और राज्य के बीच के संबंध की विवेचना की गई है, यानी नागरिक और राज्य के बीच क्या संबंध होगा, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में राज्य के संबंध तथा उनकी अंतर्राष्ट्रीय नीति की विवेचना की गई है, यानी राज्य की नीति क्या होगी। इस तरह जहां मौलिक अधिकार का राष्ट्रीय महत्व होता है, वहां नीति निर्देशक तत्वों का अंतर्राष्ट्रीय महत्व हो जाता है, यानी पूरी दुनिया हमें देखती है कि हम किन नीतियों का पालन करके अपने देश की व्यवस्था बना रहे हैं, अपने देश की पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं। फिर चौथा और महत्वपूर्ण अंतर आ जाता है, मौलिक अधिकारों को पूरा करने के लिए राज्य को बाध्य किया जा सकता है, यानी राज्य को मौलिक अधिकार देने ही होंगे, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए ऐसा नहीं है, यानी अगर कोई नीति निर्देशक तत्व किसी गवर्नमेंट ने पूरा नहीं किया तो हम उसे कुछ नहीं कह सकते। इसी कारण से कई नीति निर्देशक तत्व जो है वो आज तक लागू नहीं हो पाए हैं, जिनमें से एक है समान नागरिक संहिता। फिर देखिए जो एक अंतिम पॉइंट बनता है कि इन निर्देशक तत्वों की आलोचना भी की जाती है। क्यों की जाती है कि जब इनके ऊपर कोई बाध्यता ही नहीं है तो ये क्या काम के, तो क्या आलोचना निकलती है कि गैर न्यायोचित चरित्र के होने के कारण इनके पास कोई कानूनी शक्ति नहीं है, ऐसे में ये काल्पनिक प्रतीत होते हैं। कई बार ये केंद्र व राज्यों के मध्य संवैधानिक टकराव की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कैसे, जैसे कोई राज्य, कोई स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई नीति निर्देशक तत्व लागू करना चाहती है परंतु केंद्र नहीं करना चाहती,
या केंद्र करना चाहती और राज्य सरकार नहीं करना चाहती, तो दोनों के बीच में टकराव उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार जब किसी राज्य को इन तत्वों को लागू करने के लिए कहे और अगर राज्य सरकार द्वारा इन तत्वों को लागू नहीं किया जाए तो वह राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है। अब केंद्र तो अपना जोर चलाएगा ही, जैसे राज्यपाल के द्वारा वो धारा 356 लगाकर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। अब एक देखिए, सर आइवर जेनिंग्स एक बहुत बड़े राजनीतिक दार्शनिक हुए, उन्होंने कहा कि इन तत्वों को तर्कहीन व्यवस्था करार दिया उन्होंने और नियमित प्रतिमान दर्शन का अभाव बताया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी ऐसा दर्शन नहीं है जो कि देश की व्यवस्था का सही चित्रण प्रस्तुत कर सके। कुछ आलोचकों ने इसे पारंपरिक कहा क्योंकि ये तत्व 19वीं सदी के राजनीतिक दर्शन पर आधारित हैं जो आधुनिक समय के अनुकूल नहीं है। फिर भी उपरोक्त कमियों के बावजूद ये देश के शासन में मूलभूत हैं। दरअसल इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित इसलिए रखी गई। अब देखो यहाँ पर आंसर है कि हमने इनको वैधानिक क्यों नहीं बनाया, क्योंकि देश के पास उस समय इन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। इसके अतिरिक्त वह न्यायालय को विधि के निर्वचन में, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को संपुष्ट करने में और राज्य प्राधिकरणियों को नैतिक मूल्य प्रदान करने में सहायक हैं। यानी ये कम से कम ये तो बताते हैं कि हमारा नैतिक जो आदर्श है वो क्या होना चाहिए, और उस समय हमारा देश इन सब सपनों को साकार नहीं कर सकता था। हमारा देश उस समय मिड डे मील प्रोवाइड नहीं कर सकता था। हमारा देश हर मजदूर को एक समान न्यूनतम वेतन नहीं दे सकता था। तो ये सारी बातें हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि जो ये उच्च आदर्श हैं इनको प्राप्त करने में समय लगेगा, इसीलिए उन्होंने इसे कानून का जोर नहीं दिया, क्योंकि उस समय हमारा देश इन चीजों को अगर कानूनी लागू करवाता तो टूट सकता था। फिर देखिए बच्चों, यहाँ पर ये कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए मैंने यहाँ पर उपलब्ध कराए हैं, तो आप अगर इन्हें पढ़ेंगे और इनके नोट्स अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे भारतीय संविधान में राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो आंसर है नीति निर्देशक तत्व। संविधान के कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। अगर उसके पास संसाधन है तो वो करेगा, वरना नहीं कर पाएगा। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? ये एक दूसरे के पूरक हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सर्वन से है? अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क वरीय शिक्षा का प्रावधान है? 14 वर्ष की आयु तक। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए है। तो ये छोटे से स्मॉल नोट्स हैं जो आपको अपनी कॉपी में उतारने हैं। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको राज्य नीति निर्देशक तत्वों का पॉइंट समझ में आया होगा और आप इसके नोट्स बनाएंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को कॉपी में करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।